हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं कर्मन को एजुकेशन में। और यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमी के बारे में। तो ठीक है, इकोनॉमी में आज हम अगला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से ही सभी को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिल पाएगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं जल्दी से जल्दी। आज का टॉपिक हमारा क्या है? डायरेक्ट टैक्स, यानी कि प्रत्यक्ष कर। तो प्रत्यक्ष कर के बारे में हम जानेंगे कि कैसे होता है, किस किस पे लगाया जाता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें समझेंगे इसमें हम। तो प्रत्यक्ष कर की जब हम बात करेंगे तो इसमें सबसे पहली चीज़ आती है इनकम टैक्स, यानी कि आयकर। ठीक है, आयकर को इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी कि पेश किया गया था 1860 में, और 1873 में इसको समाप्त कर दिया। अब देखो, केवल 13 साल तक के लिए रहा। ठीक है, पहले केवल 13 साल तक के लिए रहा था आयकर, लेकिन बाद में इसको 1886 में ही फिर से शुरू किया गया। तो लगा लो, यानी कि बाद में 13 साल बाद ही इसको फिर से शुरू भी कर दिया गया। ठीक है, तो एक तरह से लगा लो 1860 में शुरू हुआ, 1873 में ये ख़त्म हो गया, तो 13 साल तो ये हो गए। फिर 1886 में दोबारा से शुरू किया। तो ऐसे याद रख सकते हो कि 13-13 साल का एक तरह से गैप चलता है इसमें, और उसके बाद ये आज तक चला आ रहा है। यह एक अपंजीकृत संगठन की आय, व्यक्ति की आय पर कर है। ठीक है, याद रखना कि इट इज़ द टैक्स ऑन द इनकम ऑफ अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन इनकम ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि जो भी अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन होगी उनकी जो इनकम होगी इंडिविजुअल की, उसमें यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो 100 लोगों के ऊपर ही उनकी सैलरी पे उनकी जो इनकम होगी उस पर टैक्स लगेगा। ऐसा नहीं है कि इस ऑर्गेनाइजेशन से एक लोता टैक्स वसूल जाएगा कि भाई आप ही इनका टैक्स दे दो, नहीं, इन सब की सैलरी से टैक्स काटा जाएगा। ठीक है, तो ये क्योंकि डायरेक्ट टैक्स है, इनकी सैलरी पे लगेगा, क्योंकि ट्रांसफरेबल ये नहीं है, याद रखना। अब टैक्स स्लैब जो है इसमें थोड़ा सा चेंजेस भी हुआ है, लेकिन मैं फिलहाल आपको ये टैक्स स्लैब दिखा रहा हूँ। देखो, टैक्स स्लैब में क्या है कि 2.5 लाख तक का टैक्स स्लैब है। ठीक है, पता है मैं आपको ये वाला टैक्स स्लैब क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि अभी इस बार जो बजट आया उसमें बोला गया है कि अगर कस्टमर चाहे, यानी कि जो टैक्स देता है, जो टैक्स पे कर रहा है, वो अगर चाहे तो पुराने टैक्स स्लैब के हिसाब से ही टैक्स भर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर वो नया टैक्स स्लैब चुनता है तो उसको जो रिबेट वाला ऑप्शन है वो नहीं मिलने वाला। तो इसलिए मैं ये पुराना टैक्स स्लैब भी आपको दिखा रहा हूँ। तो ये कुछ लोगों में कन्फ्यूजन है कि पुराना टैक्स स्लैब कैसा है, तो नया टैक्स स्लैब तो आपको ईजिली मिल जाएगा। तो 0 से 2.5 लाख तक जिनकी इनकम है, और ये इनकम मंथली नहीं होती, एनुअली होती है, ये याद रखना। ठीक है, तो उनको 0% टैक्स है, कोई टैक्स नहीं देना। 2 से 5 लाख तक जो कमाते हैं उनको 5% है, 5 to 10 लाख 20%, और 10 लाख से एबव यानी कि 10 लाख जो भी ऊपर कमाते हैं उनको कितना 30% का टैक्स देना है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी की इनकम 12 लाख हुई तो भाई सीधी बात, 10 लाख से ऊपर क्या तो सीधा है, कितना देना है आपको? 30% का टैक्स देना है यहाँ पर आपको। अब बात करते हैं, देखो, और टैक्स का कैलकुलेशन यहाँ पर आपको दिख रहा हो किस प्रकार से किया गया है। हालांकि आप लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग देख सकते हो इसे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे सेकंड, कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स कौन सा होता है? देखो, इसमें क्या होता है, ये एक पंजीकृत संगठन की आय पर कर है, यानी कि अभी आपने देखा था नॉन कॉर्पोरेट टैक्स, अब आप देख रहे हो कॉर्पोरेट टैक्स, यानी कि एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसकी आय पर लगने वाला कर है। ठीक है, ये सरकार की आय का मुख्य स्रोत है, यानी कि मेन सोर्स ऑफ इनकम है गवर्नमेंट की आय का, गवर्नमेंट की इनकम का, ये याद रखना। तो कॉर्पोरेट टैक्स क्या है? मेन सोर्स में आप डाल लो, मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। इसके बाद एक आता है गिफ्ट टैक्स। हमने जो टैक्स स्लैब देखा था उसमें हमने देखा था ना, गिफ्ट टैक्स एक आता है। ठीक है, तो गिफ्ट टैक्स में क्या है? इट इज़ पेड बाय द पर्सन हु रिसीव गिफ्ट, यानी कि जो गिफ्ट रिसीव करेगा वो इसे पे करेगा। अब ऐसा नहीं होता कि छोटा मोटा कोई गिफ्ट दे दिया उस पर भी टैक्स लग गया ना, एक टैक्स देखा जाता है। ठीक है, अब एक छूट भी दी जाती है कि एग्रीगेट वैल्यू कितनी दी छूट में? 50,000, यानी कि अगर आपको 50,000 और उससे कम का कोई उपहार मिल रहा है तो उसमें आपको छूट मिलेगी। उससे बड़े भैया मान लो किसी ने आपको 1 लाख रुपए का गिफ्ट दे दिया, ठीक है, तो इनकम टैक्स वाले बोलेंगे भैया गिफ्ट तो तेरे को मिल गया, थोड़ा सा गिफ्ट हमें भी दे दे। ठीक, तो याद रखना। और वैसे किसी को शायद ही मिलता हो 50,000 रुपये से कम ज़्यादा का गिफ्ट किसी को नहीं मिलता, इसलिए बोला गया है। अब वरना सोचो कि किसी ने किसी को टेडी बियर दिया और बंदा पीछे पड़ गया, इनकम टैक्स वाला भैया टेडी बियर पे लाओ 5 रुपये गिफ्ट, हमारा भी इनकम टैक्स लगेगा, 5 रुपये दो, हमें भी टैक्स दो। तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसलिए एक वैल्यू अमाउंट डिसाइड कर दे कि 50,000 से ऊपर पे ही ये टैक्स लगेगा, उससे नीचे पर नहीं लगेगा। ठीक है, तो एग्जम्पशन दे दिया गिफ्ट टैक्स में ये करके।
और ये गिफ्ट कहाँ कहाँ पर होगा, यानी कि शादी के अवसर पर, यानी कि ओकेशन ऑफ मैरिज, अगर ऐसे में कोई मिलता है तो भी होगा, ठीक है। रिसीव गिफ्ट और इमीडिएट रिलेटिव होगा, यानी कि कोई रिश्तेदार से मिला हुआ गिफ्ट हो गया, भाई रिश्तेदार को देता है 50,000 से ऊपर का गिफ्ट आपको कोई अनजान व्यक्ति दे नहीं सकता, तो उसको भी देना पड़ेगा। अब मान लीजिए किसी के पास में पैसे ना हो गिफ्ट देने और टैक्स चुकाने के, भी भूखा मर रहा हो बेचारा एकदम, और ऐसे में उसको 1 लाख रुपए का गिफ्ट मिल जाए, सोचो 1 लाख का गिफ्ट उसको मिल जाए। अब सरकार उसको भी ये पड़ जाएगी भैया लाओ टैक्स, हो कहेगा जी मेरे पास तो खाने के पैसे नहीं, मैं आपको टैक्स कहाँ से दूँ। सरकार कहेगी हमें नहीं पता, तो क्या करें गिफ्ट बेच कर टैक्स के पैसे चुका दे भाई, लेकिन टैक्स तो देना पड़ेगा। इसके बाद आता है स्टेट ड्यूटी, यानी कि जायदाद कर। और जायदाद कर क्या है, ये भी एक बहुत अच्छा एक प्रकार से उत्तराधिकारी संपत्ति कर होता है। मान लो कि आपकी जायदाद जो है, ठीक है, वो आपका एक घर है और आता ना कि टैक्स आता है कि भाई प्रॉपर्टी पर टैक्स लगने वाला, तो उसी को प्रकार से बोलते हैं जायदाद कर। जब आप प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफ़र करते हो, यानी कि मान लो कि आपके फादर के नाम पर रजिस्ट्री है और आप अपनी मदर के नाम पर उसको ट्रांसफ़र करवा रहे हो, जब रजिस्ट्री ट्रांसफ़र होगी तो उस जायदाद पे क्या होगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हाँ भाई एक बार टैक्स भर रखा फिर आप उसको किसी के नाम पर भी ट्रांसफ़र करते रहो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसके बाद होता है वेल्थ कर टैक्स, यानी कि पूंजी कर। पूंजी कर को 1957 में ही इम्पोज इंट्रोड्यूस किया गया था, और इम्पोज ऑन वेल्थ ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। ये सभी की अलग अलग कमाई पे लगाया गया है पूंजी कर। और जब 1957 में पेश किया गया था तो व्यक्तिगत संपत्ति देखी गई थी कि किस व्यक्ति के पास कितनी संपत्ति रहेगी उस पर लगाया गया था, लेकिन 2015 में ही अरुण जेटली जी ने इसको समाप्त कर दिया। हालांकि ये थोड़ा अच्छा काम किया, मैं भी कहूँगा कि अरुण जेटली जी ने ये समाप्त कर दिया, एक प्रकार का टैक्स हमारा बचा। लेकिन वो कहते हैं ना कान ऐसे पकड़ो या क्या वैसे पकड़ो, बात तो एक ही है। अब देखते हैं एक्सपेंडिचर, व्यय क्या क्या है, ठीक है। तो व्यय में आप 2 चीज़ें डिवाइड करोगे, एक होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान्ड, ठीक है। इसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या बोलते हैं, नॉन प्लान्ड, यानी कि राजस्व खर्च, और कैपिटल एक्सपेंडिचर और प्लान्ड एक्सपेंडिचर, यानी कि पूंजीगत व्यय, जिसको हम बोलते हैं कि एक प्लान करके खर्च करना। तो इसमें क्या कौन कौन से आते हैं देख लो। पहले अगर बात करते हैं रेवेन्यू वाले की, तो इसमें देखो क्या आता है, ना तो कर्जे कम करें ना ही परिसंपत्तियाँ बढ़ाएं, ठीक है, क्योंकि ये क्या है नॉन प्लान है, ये कर्जे भी कम नहीं करेंगे और परिसंपत्तियाँ भी नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। इट नेदर डिक्रीज फाइनेंशियल लायबिलिटी नॉर इंक्रीज एसेट। और अगर हम ये देखें कैपिटल पे, तो ये क्या होते हैं, ये या तो कर्जे कम करेंगे या परिसंपत्तियाँ बढ़ाएंगे, कोई तो एक काम करेंगे, ठीक है। डिक्रीज फाइनेंशियल लायबिलिटी और इंक्रीज एसेट, इनमें से कुछ भी एक हो सकता है। ये नॉन प्रोडक्टिव है, यानी कि गैर उत्पादित है, इसको आप उत्पादित नहीं कर सकते। अब भैया आपके अगर कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रॉपर्टी को अगर आप बेच दोगे तो उसको आप उत्पादित थोड़ी करोगे, उससे आपको टैक्स थोड़ी जनरेट कर लोगे, टैक्स जनरेट ही नहीं हो सकता उससे, ठीक है। इसीलिए नॉन डेवलप है, क्योंकि जब प्रॉपर्टी आपने बेच दी तो ये डेवलप में कहाँ से, या आपने प्रॉपर्टी को बेच दी, या फिर मान लो कि आपने उधार लिया हुआ पैसा है, अब उधार लिए हुए पैसे को आप कैसे उत्पादित करो, कैसे उसको प्रोडक्टिव बनाओगे, प्रोडक्टिव तो बन नहीं सकता, वो तो उधार का पैसा भी जाएगा ही जाएगा वापस। यहाँ पे जो होता है कैपिटल वाले में, वो क्या होता है, उत्पादक होता है, यानी कि प्रोडक्टिव होता है और डेवलप होता है। आपके पास अपना पैसा है तो आप उसको लगा दो, आपको 1 रुपये किसी को ब्याज देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप आराम से उस पैसे को लगा के अपना काम चला सकते हो। ये दोहराए जा सकते हैं, भैया आप रिपीट एंड रिपीट करो, ये दोहराए नहीं जा सकते। भैया आपके पास आज पैसा कल ना हो, कल को अगर आपका दिवाली निकल गया तो आपके पास अपना पैसा तो नहीं, फिर तो आप उधार ही लोगे किसी से, ठीक है। यहाँ पे क्या है, शॉर्ट टर्म प्लान, यानी कि 1 साल से कम के लिए, छोटे समय के लिए होता है वाला, और ये लॉन्ग टर्म प्लान के लिए 1 साल से ज़्यादा समय के लिए होता है। और यहाँ पर देखो एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, कुछ एग्जाम्पल कैसे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरीज हो गई, इंडियन डिफेंस सब्सिडीज़ हो गई, ठीक है, इंडियन डिफेंस सिस्टम हो गया, वृद्धावस्था पेंशन हो गई, ओल्ड एज पेंशन जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर क्या देखो, अब एक बात सोचो, ओल्ड एज पेंशन है, एक बार गई सो गई, उसे आपका दोबारा प्रोडक्टिव कर लोगे, नहीं कर सकते, दोबारा डेवलप नहीं कर सकते, उसको तो देनी ही देनी है, आप कुछ भी करो। सरकारी कर्मचारियों को सैलरी देनी है आपको, ठीक है। प्राइवेट वाले को तो ये थप्पड़ मार कर बैठा दे, भाई नहीं मिल रही तुम्हें, नहीं तो भाड़ में जा। जब अब कोरोना हो गया, कोरोना में सब प्राइवेट वालों की सैलरी आनी मुसीबत हो जाएगी, तो उनको क्या कर लेंगे वो लोग, कुछ नहीं करेंगे। तो इस प्रकार के खर्चे हैं। लेकिन वहीं अगर इसकी बात करें कैपिटल वाले में, तो देखो यहाँ पे क्या क्या है ऑप्शन में, यूएसए, यूएसएसआर, चाइना, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये इस प्रकार के खर्चे जिनको आप क्या कहते हैं एक प्रकार से। अब देखो जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात है, तो लोग बोलेंगे भाई स्टैचू ऑफ यूनिटी में कैसे आप कैपिटल जनरेट कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते भाई। स्टैचू ऑफ यूनिटी बना दिया आपने, और वहाँ पर आपने क्या किया, मेला सा लगा दिया, क्या लोगों को बोला घूमने आओ, उसकी टिकट लगा दी। अब क्या वो सदियों तक, जब तक वो यूनिटी खड़ा, 100 साल 2 साल तक वो खड़ा रहेगा स्टैचू, तब तक तो वहाँ से आप एक प्रकार से वसूल सकते हो ना पैसा, उस पर टैक्स भी लगा दोगे अलग से कि भाई बच्चे के लिए इतना है और बड़े के लिए इतना का टिकट है, उस पर टैक्स इतना देना पड़ेगा आपको। तो एक प्रकार से क्या वहाँ से वो रिवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, ठीक।
अब बात करते हैं 3 सिचुएशन ऑफ बजट। बजट की 3 स्थितियाँ होती हैं। 3 स्थितियाँ कौन कौन सी होंगी बजट की, ये देख लो एक बार। पहला होता है सरप्लस बजट। अब सरप्लस बजट को कहते हैं अधिशेष बजट। अधिशेष बजट में क्या होता है कि जब आय यानी कि अंडर डेवलप इकोनॉमी के लिए होता है, आय अर्थव्यवस्था के लिए उपयोगी होती है इसमें, ठीक है। जहाँ पर क्या है, खर्च, जो आय ज़्यादा होगी खर्च से, समझ रहे, आय ज़्यादा होगी खर्च से, तो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी जो यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या, डेवलप इकोनॉमी जो इस अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही यूजफुल होती है। इनकम ज़्यादा होगी किससे, एक्सपेंडिचर से, ठीक है, यूजफुल फॉर अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। इसके बाद आता है बैलेंस बजट। सरप्लस बजट तो देख लिया, अब सरप्लस बजट को याद रखना अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के लिए अच्छी है। और बैलेंस बजट क्या है, जहाँ पे जो आपका इनकम है वो भी और जो एक्सपेंडिचर है वो भी वो इक्वल रहेगा, यानी कि बराबरी का बजट, आय और खर्च जहाँ पे इक्वल रहेगा। ये होती है डेवलप इकोनॉमी के लिए अच्छी। अब डेवलप इकोनॉमी कौन कौन सी होती है आपकी, जैसे कि यूएसए, यूएसएसआर, यूके। और अंडर डेवलप इकोनॉमी, इसको एक प्रकार से जो छोटी छोटी इकोनॉमी जो भी चल रही है उनकी बात भी कर लेते हैं। एक होता है डेफिशिएट बजट, घाटे का बजट। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है इनकम के मुकाबले, यानी कि आय ज़्यादा है खर्च के मुकाबले। और डेवलपिंग अर्थव्यवस्था जो होती है जैसे कि चाइना और इंडिया, ये सबके सब अभी डेवलपिंग कंट्री, तो इन यानी कि जो विकसित विकासशील अर्थव्यवस्था है उसके लिए उपयोगी होती है। तो इस बात को ध्यान रखना डेवलपिंग इकोनॉमी, लेकिन एक बहुत ही हाई रिस्क पे होता है, वेरी बिग रिस्क, बहुत ही बड़ा जोखिम होता है इस इकोनॉमी में, क्योंकि कभी भी डाउन हो सकती है, कभी भी उछाल मार सकती है। अगला देखेंगे घाटे का वित्तीय पोषण, यानी कि डेफिशिएट फाइनेंसिंग क्या होता है। अब देखो, फाइनेंसिंग का मतलब है कि एक प्रकार से रीफाइनेंस करना उसको। सरकार डेफिशिएट बजट की भरपाई घाटे का वित्तीय पोषण कहलाता है, ठीक है। जब सरकार क्या करती है, जो आपका डेफिशिएट बजट होता है ना, उसकी जब भरपाई की जाती है, मान लो उनको पता लगा कि भाई 5,000 करोड़ का घाटा हो गया, तो भाई सरकार क्या करेगी, 5,000 करोड़ का उसमें भरपाई करेगी उसमें घाटे में, तो उसको बोलते हैं कि घाटे का वित्तीय पोषण करना। जैसे देखो, शब्द से ही समझ लिया करो कि वित्तीय पोषण का मतलब क्या है। पोषण का मतलब हो गया उसको एक न्यूट्रिशन देना, और यहाँ पे क्या है कि खाना तो खिलाएंगे नहीं, तो यहाँ पे क्या है, वित्तीय की फाइनेंसिंग की बात है। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हम वित्तीय की बात आएगी, यानी कि फाइनेंस की बात आएगी, तो फाइनेंस से उसकी भरपाई कर देंगे, तो इसको हो जाएगा क्या कहलाएंगे हम, घाटे का वित्तीय पोषण और डेफिशिएट फाइनेंसिंग। इसमें क्या क्या टर्म होते हैं, देखिए इसमें होता है बोरोविंग ऑफ लोन। कैसे कर सकते हैं इसको, एक तो सरकार क्या करेगी, उधार ले लेगी, भाई किसी से उधार लेगी कि भाई अभी आप हमें दे दो उधार और हम आपको चुका देंगे, बोलेगा ठीक है भाई ले लो। एक तो ये ऑप्शन है। एक ऑप्शन क्या है, विनिवेश करना। उधार लेना और विनिवेश करना मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि दोनों टर्म्स कैसे हैं। अगर आप में से किसी को नहीं पता तो मेरे 2 पहले के लेक्चर हैं रिकॉर्ड हुए, उनको आप देख लो, वहाँ आपको पता लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, इम्पोजिंग ऑफ न्यू इनडायरेक्ट टैक्स। क्या करते हैं, आप प्रत्यक्ष कर लगा देते हैं। अब यहाँ पे देखो शब्द क्या है, शब्द का ध्यान रखना कि प्रत्यक्ष कर कभी नहीं लगा सकते भाई। ऐसा तो नहीं है ना कि किसी की जो सैलरी है, क्योंकि सैलरी पे जाएगा प्रत्यक्ष कर, तो डायरेक्ट टैक्स है। अब ऐसा तो नहीं कि एम्प्लॉय की सैलरी पर टैक्स बढ़ा दें, एम्प्लॉय तो हड़ताल कर देंगे, बोले भाड़ में जाओ, हम काय को दें, ठीक है। तो क्या करते हैं, आप प्रत्यक्ष कर। अब जो आप प्रत्यक्ष कर वो तो एम्प्लॉय भी भरेगा, क्योंकि एक प्रकार से एम्प्लॉय भी तो कंज्यूमर हुआ ना, वो भी तो कहीं ना कहीं होटल में खा रहा है, कितना कुछ खा पी रहा है, तो आप प्रत्यक्ष कर लगा देंगे। इसमें एम्प्लॉय और नॉन एम्प्लॉय दोनों इंक्लूड हो जाते हैं, यानी कि भारत का हर नागरिक एम्प्लॉय आ जाता है, क्या वो गरीब हो अमीर हो। इसके बाद है प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी और नई मुद्रा की छपाई, लेकिन नई मुद्रा की छपाई वो एक लिमिट में ही कर सकते, ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ये 4 प्रकार ऐसे हैं जिससे सरकार क्या करती है, अपना बजट डेफिसिट जो है उसकी भरपाई करते हैं। चारों को याद रखना, क्योंकि अभी फिलहाल क्या चल रहा है आपको पता ही होगा, इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा है दबा करके, और इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, तो इस वजह से ये बजट ये काम की चीज़ें हैं। अब यहाँ एक नोट डाला हुआ है, उसको ध्यान से लिख लेना। क्या होता है कि डेफिशिएट फाइनेंसिंग लीड टू राइज इन लिक्विडिटी बाय प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी, यानी कि जब हम नई मुद्रा की छपाई करते हैं तो ये क्या करती है, अर्थव्यवस्था में तरलता को बढ़ा देती है। और ये भी एक जोखिम वाली बात है कि अर्थव्यवस्था में अगर अधिक तरलता बढ़ जाए तो, क्योंकि देखिए नई करेंसी छपेगी, अब नई करेंसी छपेगी तो आरबीआई के पास आएगी, और आरबीआई क्या करेगा, उसको बैंक को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब जब बैंक को डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो बैंक क्या करेगी, लोन बांटना शुरू करेगी, और लोगों के पास पैसा जाना शुरू हो जाएगा, और लोग क्या करेंगे, खरीदारी करना शुरू करेंगे, माल बिकना शुरू होगा, और फिर घूम के साइकिल बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस साइकिल से एक खास बात क्या देखने को मिलेगी कि अगर लोगों के पास ज़्यादा लिक्विडिटी चलेगी, ज़्यादा पैसा चला गया, तो भी वो प्रॉब्लम में आ जाएंगे, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी प्रॉब्लम में आ जाएगी। फिर क्या होगा कि फिर वैल्यू नहीं रहेगी उसकी करेंसी की। इसके बाद है फिजिकल डेफिशिएट। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू इनकम एंड टोटल एक्सपेंडिचर इनकम।
एक्सपेंडिचर, यानी कि राजकोषीय घाटा इसको बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट को। ये क्या है, कुल राजस्व आय और कुल खर्चे का एक अंतर होता है, ठीक है, कि भाई हमारी राजस्व आय कितनी है, मान लो मैंने जैसा लास्ट एक उदाहरण बताया था आपको 4 लाख करोड़ हमारी राजस्व आय है और खर्चा हमारा है 5 लाख करोड़ का, तो ये इसका एक वो होता है, डिफरेंस होता है, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, एक प्रकार से देख लो। वाइल कैलकुलेटिंग फिजिकल डेफिसिट बोरोइंग आर नॉट इंक्लूड फिजिकल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि टोटल एक्सपेंडिचर जो है रिवेन्यू इनकम, ठीक है, तो क्या करते हैं, देखिए फिजिकल डेफिसिट को जब हम देखते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर में से रिवेन्यू इनकम को हम माइनस कर देंगे। अब ऐसे आता है प्राइमरी डेफिसिट, जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटे में क्या होता है, जो राजकोषीय घाटा होता है और पिछले उधारों पर जो ब्याज का भुगतान होता है उसका अंतर देखना पड़ता है कि भाई हमारा राजकोषीय घाटा टोटल कितना हुआ और जो हमने पहले भुगतान कर दिया ब्याजों का, हमने पहले ब्याजों का भुगतान भी किया, तो उन ब्याजों के भुगतान का और इस बार राजकोषीय घाटे का, ठीक है, ये जो इस बार का मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब चालू वर्ष, ठीक है, चालू वर्ष की बात कर रहा हूँ, यानी कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट ऑफ करेंसी ईयर एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑन प्रीवियस बोरोइंग, ठीक, कि जो करंट ईयर चल रहा है उसकी बातें की जाएगी। अब क्या होगा, 3 स्ट्रक्चर ऑफ टैक्सेस, करों की 3 संरचना है। पहला है प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, जब वॉल्यूम और प्रोडक्शन की बढ़ी हुई रकम से टैक्स रेट बढ़ता है, समझ गए, जैसे देखो इनकम भी बढ़ेगी और टैक्स भी बढ़ेगा, यानी कि व्हेन द रेट इंक्रीज विद द इंक्रीज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम या फिर प्रोडक्शन। मान लो कि आपकी सैलरी बढ़ा दी गई, आपकी सैलरी को 10,000 से बढ़ा करके कितना कर दिया, 15,000 कर दिया। अब आप खुश हो गए कि भैया सैलरी 10,000 से बढ़ के 15,000 हो गई, लेकिन अगर सोचो इधर से खर्चा जो वो बढ़ गया, आपका खर्चा बढ़ा दिया, टैक्स रेट बढ़ा दिया, खर्चा बढ़ गया, तो आप क्या बोलोगे कि भैया ये क्या हुआ, जैसे कि आपकी कमाई बढ़ रही है और आपके आपसे खर्चे बढ़ रहे हैं। आप कहते हो ना यार कमाई जितनी मर्जी बढ़ जाए खर्चे पूरे नहीं होते। सरकार को भी दिखाया जाता है कि इंसान की कमाई बढ़ रही है, अगर इंसान के ऊपर खर्चों का बहुत बोझ नहीं लादा गया तो इंसान क्या करेगा, फिर उसको प्रोग्रेस में नहीं ले जाएगा, प्रोग्रेसिव टैक्स नहीं करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझो कि पहले उसको मान लो 10,000 रुपये कमाई मिल रही थी, ठीक है, अब वो 15,000 रुपये हो गया आ गया, यानी कि उसको 5,000 फालतू मिले। अब पहले अगर वो खाना या फिर कुछ भी फास्ट फूड खाता था वो ठेले पे खाता था, लेकिन अब वो क्या करेगा, वो 5 स्टार में जाने की कोशिश करेगा खाने के लिए और बाय डिफ़ॉल्ट जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इससे देखो एक हिस्सा होगा, एक तबका होगा, वो दब जाएगा इससे, यानी कि ठेले वाला दब जाएगा और 5 स्टार वाला उभर जाएगा, और 5 स्टार के वाले के पास में और कस्टमर बनने लग जाएंगे, ठीक है, ठेले वाले के पास में कस्टमर कम होने जाएंगे। तो इस प्रकार से ये लॉस मेकिंग भी दिखता है। इसके बाद आता है रिग्रेसिव टैक्स, ठीक है। रिग्रेसिव टैक्स कैसा आता है, देखो इसमें क्या होता है, जब उत्पादन की मात्रा बड़ी होती है, ठीक है, जब मात्रा फिर उत्पादन की बड़ी राशि के साथ कर की दर कम हो जाती है, यानी कि अगर आपको लगता है कि किसी प्रोडक्ट पे रेट बढ़ गया है, ठीक है, उत्पादन की मात्रा बढ़ गई लेकिन टैक्स कम कर दिया। कभी कभी आपने देखो ना ये लगा होता है एक ऑफ सेल लगी होता है कि सेल 50% छूट, अब 50% छूट वो दे रहा है, लेकिन उसने उसमें जो मार्जिन है वो पहले इसमें डाल दिया कि भाई मैं इसको पहले 100 में बेच रहा था, अब मैं 50% छूट रहा हूँ, तो इसका मतलब कितना जाएगा, 50 रुपये में जाएगा। तो उसने क्या किया, उसको बोला 150 रुपये का है, तो 150 रुपये में 50% छूट दे दी उसने, तो इसका मतलब वो 75 रुपये में तो फिर भी आ गया उसका। तो इस प्रकार से चलता है, ठीक है। अब क्या है इसका अगला, प्रोपगेशन टैक्स। जब कर का बोझ उत्पादन की मात्रा के बावजूद होता है, यानी कि उत्पादन होता रहेगा और लोग क्या करते हैं, जमाखोरी कर लेते हैं, यानी कि उत्पादन भी हो रहा है, जमाखोरी भी हो रही है, और फिर कर का बोझ लोगों पे चला जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि कई प्रकार के ऐसे टैक्सेस होंगे, जैसे कि मान लो जिन टैक्सेस को कभी देखोगे आपने हटाया नहीं जा सकता, ठीक है, कि उत्पादन जितना मर्जी हो जाए, लोगों को जरूरी चीज़ें मिल रही है, लेकिन फिर भी टैक्स का बोझ चले जा रहा है। खूब दबा कर सरकार के पास पैसे इकट्ठा हो गए, लेकिन सरकार टैक्स कम नहीं कर रही, सरकार टैक्स कम ही नहीं कर रही, तो उसको कहते हैं, इसको एक तरह एग्जांपल में देख लो जीएसटी, ठीक है, कि कितना भी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए आपके पास इकट्ठा, लेकिन जीएसटी में जो टैक्स स्लैब आपको दे दिया। अब मान लो कि बहुत सारी गाड़ियाँ बना दो कि पहले दिन का 1 लाख का प्रोडक्शन हो रहा था, अब दिन का 20 लाख का प्रोडक्शन हो रहा है, तो सोचो 19 लाख गाड़ियाँ हमने फालतू बना दी। सरकार क्या बोलेगी, बना लो जितनी बड़ी, हमें मतलब नहीं है, खूब बेचो, लेकिन टैक्स तो 28% देना। अब आप बोलोगे इतनी मार्केट में गाड़ियाँ पड़ी सड़ रही है, वो हमें दे दो, 28% क्यों ले रहे हो, बोलेगी हमें मतलब नहीं है, आपको खरीदो, लेकिन हमें तो 28% टैक्स चाहिए।
तो यहाँ पर ये वाला लेक्चर आपका खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।